वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 11th में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को इससे पहले मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग मास परसेंटेज के बारे में बात करेंगे और उसको यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। मास परसेंटेज का यूज़ हम सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला में ही नहीं, आगे कई सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। So without wasting any time, let us start the video and make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort. Also subscribe to the channel if you are new here. So let us start the video. तो आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमें मास परसेंटेज क्या बताता है। हमें बस ये बताता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का कितना मास का परसेंटेज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि वाटर में, तो वाटर का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम्स। उस 18 ग्राम्स में ऑक्सीजन का कितना मास का परसेंटेज है, बस यही मास परसेंटेज बताता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। तो देखिए मास परसेंटेज वही जैसा कि मैंने आपको बताया, मास परसेंटेज गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। एज परसेंटेज में हम मास एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। ये है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, आप नीचे लिखेंगे मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास। जिस भी मॉलिक्यूल का आप के बारे में आप ले रहे होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 44 ग्राम्स आएगा, वाटर 18 ग्राम्स। इस तरीके से नीचे आपको लेना है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ऊपर आपको उस एलिमेंट का मास लेना है। ठीक है, उस एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल में कितना मास है बस वो लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मास परसेंटेज। ज़रा इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर हो जाएंगे। लेट्स से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट। अब हमें करना क्या है कि हमें सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम सल्फेट मतलब क्या, Na2SO4 Na2SO4। तो अब इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर सोडियम है एक एलिमेंट, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। हमें तीनों का मास परसेंटेज निकालना है। एकदम सिंपल सा, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं मास परसेंटेज सोडियम का। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया है परसेंटेज ऑफ सोडियम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूले में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं उस एलिमेंट का मास उस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे Na2SO4 लिया है। Na2SO4 में सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2। एक एटम सोडियम का कितना वे करता है 23 ग्राम्स, तो 2 एटम 23 इंटू 2, तो 23 इंटू 2 हो गया। नीचे क्या लिखना है हमको, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास इसका क्या है, इसका मोलर मास ज़रा निकाल लें। तो मोलर मास क्या होगा इसका, सोडियम का मास होता है 23 इंटू 2 प्लस सल्फर इज़ 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 4 ऑक्सीजन यानी कि 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 यानी कि ये हो गया है, ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 32 प्लस 64, है ना, यस 64। तो ये पूरा अगर हम इस टोटल मास को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 142 ग्राम्स। ठीक है, 6 7 8 प्लस 4 12 1, यस 142 ग्राम्स आपका मोलर मास आ गया। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 142 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 23/71। अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है हमारा 32.39%। ऑब्वियसली मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे। 23 को डिवाइड करना है 71 से। तो ये मास परसेंटेज आ गया है हमारा सोडियम का, यानी कि Na2SO4 में कितना परसेंट सोडियम है, कितना परसेंट सोडियम का मास है 32.39। ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करना है। चलिए जब सल्फर का ट्राई करते हैं, अब परसेंटेज ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर, एक सल्फर है Na2SO4 में और एक सल्फर का मास कितना होता है 32।
सल्फ़र का मास कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 142 मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं इनटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हम इसको 2 से काट देते हैं तो ये 16 और ये हो गया 71। अब 16 को डिवाइड करना है 71 से और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 22.53%। ये परसेंटेज आपका आ गया है किसका, सल्फ़र का, ये परसेंटेज आपका आ गया है सोडियम का। अब ऐसे ही ज़रा हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 इंटू 4 करेंगे, 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 142, ठीक है। चलिए 2 से काटते हैं इसको, ये 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा इंटू 100, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 16 है कि 32/171 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45.07%, ठीक है। तो ये आपका आ गया है ऑक्सीजन का मास परसेंटेज। काफ़ी इजी है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको उस एलिमेंट का मास लेना है, डिवाइड कर देना है मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है, जो आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम में .12 H2O, .2 H2O, कॉपर सल्फेट अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्टेट में है तो हम उसमें क्या लिखते हैं CuSO4 .5 H2। ये जो H2O है 5 H2O 2 H2, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि यहाँ पर डॉट होगा एक, ठीक है। ये एक्चुअल में यहाँ डॉट होगा, ठीक है। तो ये FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट। मेल सॉल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मोहर सॉल्ट हम इसको बोलते हैं। इसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। फेरस, मैं नाम लिख दे रही हूँ इसका, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। .6H2O के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें लगा होता है। ये फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको आपको याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, बिकॉज जब आप क्लास 12th में प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप क्लास 12th में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में टाइट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर ये वर्ड आपको यूज़ करने के लिए आएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया। अब ज़रा इसको सॉल्व करते। तो सबसे पहला काम, अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, यानी कि वाटर का, तो हम ऊपर रखेंगे किसको भाई। जब सोडियम का मास निकालते थे तो हम क्या करते थे, ऊपर रखते थे सोडियम के मास को। सल्फर का निकाल रहे थे तो सल्फर के मास को। ऑक्सीजन निकाल रहे थे ऑक्सीजन के मास को। यहाँ हमको क्या निकालना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास परसेंटेज निकालना है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, वाटर के मास को, और डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूल के मोलर मास को। तो सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास सही निकालना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। फॉर्मूला है हमारा FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, ये है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, .6H2O। चलिए कैलकुलेट करते हैं ज़रा इसका। आप देखिए फेरस मतलब Fe का मास कितना होता है 56 ग्राम्स, तो ये हो गया है 56 ग्राम्स, प्लस सल्फर इज़ 32, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 16 इंटू 4 विल बी 64, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये O2O4 का मास कितना हो गया टोटल 64, प्लस ब्रैकेट में डालना है इसको, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन इज़ 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, इंटू 2, ये 2 है ना, अमोनियम के कितने आयन्स हैं, 2 आयन्स हैं, तो इस मतलब 2 आयन्स है तो इसलिए यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, प्लस सल्फर इज़ 32 प्लस ऑक्सीजन इज़ 64, ठीक है।
डॉट 6H2O, तो 6H2 यानी कि 6 इंटू 18, भाई एक वाटर का मास कितना होता है 18, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इंटू 18 हो गया। अब इसको आप ऐड करेंगे एकदम सही, तो देखिए ये हो गया हमारा 56 प्लस ये हो गया हमारा 96 प्लस 14 18 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 36 प्लस ये दोनों को ऐड कर देंगे 96 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 18 विल बी 108। ठीक है, चलिए अब इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 392। ठीक है, आंसर आ गया 392, यानी कि टोटल जो मोलर मास आया है फेरस अमोनियम सल्फेट का कितना आया है 392 ग्राम्स आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर यानी कि H2O। तो टोटल वाटर का मास इसमें है कितना, टोटल वाटर का मास कितना है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक का कितना होता है 18, तो 6 के कितने होंगे, हो जाएंगे 108, या हमने कैलकुलेट किया ना 6 इंटू 18, तो ये 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 392, ये कितना आ गया 108 आ गया ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 392 इंटू 100, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको 2 से काटिएगा और उसके बाद फिर सॉल्व करिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 27.55%। ठीक है, तो ये आपका आ गया है आंसर, मास परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कॉमा विच इज़ द ग्रीन कलरिंग मैटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपके। अब देखिए इसमें क्या है, ये मैंने मास परसेंटेज और जो पुराना मूल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक था उसको दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन चूज़ किया हुआ है, तो वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये बोल रहा है कि क्लोरोफिल में जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, तो उसमें 2.68% मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, यानी कि हर 100 ग्राम में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये परसेंटेज होता है उसका। तो आपको कैलकुलेट करना है, you have to calculate the number of magnesium atoms in 2 grams of chlorophyll। क्लोरोफिल के 2 ग्राम में कितना मैग्नीशियम के एटम होगा। तो एटम निकालने के लिए हम क्या निकाल लें, मास निकाल लें उसका। ठीक है, तो हमारा एटम निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें हमने ले लिया है क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम है, यानी कि 2.68% मैग्नीशियम सिंबल लिखते हैं मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम्स आपका मैग्नीशियम है। तो अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम्स मैग्नीशियम है तो हम ज़रा निकाल लेते हैं कि 2 ग्राम, हमको तो 2 ग्राम से मतलब है। तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम होगा, क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम होगा, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2.68 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 2 8 16, 1 2 6 12 13, 1 2 2 4 1 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 0.0536 को हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 4 इतने ग्राम्स आ जाएंगे। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो 0.054 ग्राम्स आपके मैग्नीशियम होते हैं कितने, 2 ग्राम क्लोरोफिल में। अब हमको ग्राम नहीं चाहिए कि मैग्नीशियम का मास, 2 ग्राम में मैग्नीशियम का मास आ गया हमारा कितना 0.054 ग्राम्स। हमें मास थोड़ी पूछा है, हमें क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं भाई। हमें पता है कि 1 मोल की अगर मैं बात करूँ,
1 मोल मैग्नीशियम में कितना मास होगा 24 ग्राम्स। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास जिसको हम बोल दें, वो कितना होता है 24 ग्राम्स। तो 1 मोल में 24 ग्राम्स और 24 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे 24 ग्राम्स में नहीं निकालना, मुझे किस में निकालना है, मुझे इतने में कितने एटम्स होना है ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0.054 ग्राम्स को हमने क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 0.054 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो ये हो गया। ये क्या आ गए हैं हमारे, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 21 एटम्स, ये आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है वो आ गया होगा। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना हमें आ गया। अब हम इसी मास परसेंटेज को यूज़ करेंगे आगे कैलकुलेशंस करने में। आज हम लोगों को इस मास परसेंटेज को यूज़ करना है टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि भाई ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ये क्या होता है, ज़रा इसको समझते हैं। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी नॉर्मल मॉलिक्यूल का लोएस्ट फॉर्म बताता है। मतलब कि उसमें किसी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका लोएस्ट रेशियो बताता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए लेट्स से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है C6H6 का, ठीक है। अब C6H6 हमें पता है कि ये क्या है, ये बेंजीन है। C6H6 क्या होता है, बेंजीन है। नाउ बेंजीन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है C6H6, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये C6H6 बेंजीन का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा 6:6, यानी कि 1:1। ये हो गया हमारा लोएस्ट रेशियो। अब इस लोएस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जैसे 1:1 इन बेंजीन, of the atoms of various elements present in one molecule of a compound। मॉलिक्यूलर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बता देगा। जैसे यहाँ पर बेंजीन में एक्चुअल में रेशियो कितना है 6:6, 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो 6:6 का लोवेस्ट फॉर्म 1:1 होगा, यानी कि CH। एक और एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये जो है ये इसका क्या है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर मुझे इसका रेशियो निकालना हो, ठीक है, लोएस्ट रेशियो, अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो मुझे इसका लोएस्ट रेशियो निकालना होगा। इसका लोएस्ट रेशियो ज़रा चेक करिए क्या होगा, 6:12:6, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1:2:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, CH2O। CH2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब ज़रा इसी से हम एक और चीज़ बता देते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के मासेस भी तो निकालेंगे। यानी कि अगर हम किसी एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालते तो वो एम्पेरिकल मास होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मास निकालते तो मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बेंजीन की बात करते हैं। अब अगर मैं बेंजीन लेती हूँ, लेट्स से मैंने C6H6 ले लिया, ये क्या है,
ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसका मास निकालती हूँ तो क्या निकालूंगी, मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी। तो इसका मास अगर हम निकालें तो 12 × 6 + 6, कार्बन का मास 12 होता है। इसको ज़रा कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, 72 + 6 यानी कि 78 ग्राम्स आपका बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब ज़रा इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालें। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, C1H1, ठीक है। अब अगर एम्पेरिकल मास निकालना होगा मुझे तो मैं क्या निकालूंगी, 12 + 1 विच इज़ इक्वल टू 13 ग्राम्स, ठीक है, 13 ग्राम्स। अब अगर एम्पेरिकल फार्मूला को कि जितने भी एटम्स है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 6 6 हो गया और H 1 × 6 6 हो गया। ये जो 6 नंबर है ये कहाँ से आया, मतलब अगर मुझे एम्पेरिकल फार्मूला पता है और मुझे ये पता चल जाए कि मुझे उस एम्पेरिकल फार्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाए। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला मुझे पता था, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया। ये 6 कहाँ से आया, ये जो 6 वैल्यू है ये कहाँ से आई, जब हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दे रहे हैं एम्पेरिकल मास से, ठीक है, एम्पेरिकल मास से। तो ज़रा देखिए मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आया था, 78, और एम्पेरिकल मास कितना आया था, 13, डिवाइड कर दो कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। तो ये जो नंबर है जिससे आपको एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे और तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ये नंबर कैसे आता है, जब हम मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने गुना ज़्यादा है, तो वो नंबर हमें कैसे मिल जाएगा, जब हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। आई होप अब आपको एम्पेरिकल फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज इसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। तो 78 ग्राम्स आपको मास दे दिया है, किसका, मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूल का, ठीक है, एम्पेरिकल नहीं दिया। आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको चीज़ दे दिया, पहला डाटा 78 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास दे दिया। दूसरा डाटा आपको क्या दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिए हुए हैं, ठीक है, ये परसेंटेज दिया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, कार्बन का 92.4 और हाइड्रोजन का 7.6। बस हम इसी परसेंटेज कॉम्पोजिशंस को यूज़ करेंगे और हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकलने के बाद हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल जाएगा। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे निकालना है हमको एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए सबसे पहले काम जो हमें करना है वो क्या है कि हम पहले निकालते हैं परसेंटेज यूज़ करके रेशियो। भाई एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, जब हम कार्बन, और इतना तो पता चल गया कि कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का अगर लोएस्ट रेशियो मिल जाए तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने ले लिया है सबसे पहले कार्बन यहाँ पर और यहाँ ले लिया है हाइड्रोजन। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, टेबल बना के। वैसे तो लोग टेबल बनाते हैं बट हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज देखिए पहले कितना है, 92.4%। अच्छा 92.4% आपका कार्बन है, 7.6% आपका हाइड्रोजन है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 100% बन जाएगा। तो इस 92.4% का मतलब क्या होगा भाई, परसेंटेज किस में लिया जाता है, 100 में से, यानी कि हर 100 ग्राम में 92.4 ग्राम्स आपका कार्बन है और 7.6 ग्राम्स आपका हाइड्रोजन है। यही तो मतलब हुआ। 92.4% का मतलब हर 100 ग्राम में आपका 92.4 ग्राम्स कार्बन और 7.6 ग्राम्स आपका हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्राम्स आया है हम यहाँ से मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास मोलर मास। तो ये रहा हमारा गिवन मास 92.4 ग्राम्स, डिवाइड कर दिया इसको किससे, मोलर मास से। तो मोलर मास कार्बन का कितना होता है, 12। यही सेम काम हमें हाइड्रोजन के लिए भी करना है। तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 7.6 डिवाइडेड बाय, भाई मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 ग्राम, 1।
ठीक है। अब ज़रा हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7.6 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.7। ठीक है। अब देखिए, अब ये रेशियो तो शॉर्टेस्ट रेशियो तो मतलब लोएस्ट रेशियो तो नहीं निकला है। लोएस्ट रेशियो तो होल नंबर्स में होने चाहिए। ठीक है, आधा अधूरा मॉलिक्यूल तो हम लेंगे, एटम तो लेंगे नहीं, एटम होल नंबर्स में ही होगा। तो हम जब इस तरीके से स्टेट आ जाए, जब आपको रेशियो होल नंबर्स में ना मिले, तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर होगा, ठीक है 7.6, हम दोनों को 7.6 से डिवाइड कर देंगे। 7.6 से डिवाइड कर दिया, जो भी लोएस्ट। और ये तब करना है जब आपको फाइनल जो रेशियो डिवाइड करने के बाद जो रेशियो मिल रहा है वो रेशियो आपको होल नंबर्स में ना मिले। तो अब करना क्या है, इसको डिवाइड किया। अब देखिए ये जो है ये तो हमारा 1 आ गया, ठीक है। और ये भी लगभग 1 ही तो है कि नहीं, ये भी क्या है, लगभग 1 ही है। तो यानी कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो, भाई ये हमने मोल्स निकाले थे और ये मोल्स के लोएस्ट रेशियोज निकाले, रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। ठीक है, यानी कि C1H1 ये हमारा क्या आ गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास कितना आ जाएगा, 12 + 1 कितना आ गया, 13 ग्राम्स। हमारा एम्पेरिकल मास आ गया है 13 ग्राम। अब हमें वो x वाला फैक्टर निकालना है जिससे हम ये मल्टीप्लाई करें, है ना। उस जैसे बेंजीन में हमारा 6 आया था, तो हमें वो x फैक्टर निकालना है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिल जाए। तो वो कैसे निकलेगा, वो x कैसे निकलता है, वो निकलता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास से। तो मॉलिक्यूलर मास हमें 78 ग्राम्स दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 ग्राम्स। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, C6H6। तो ये वही वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दे के समझाया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, यहाँ पे आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है 4%, 24.27%, 71.65%। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन और आपका क्लोरीन, और आपको मॉलिक्यूलर मास सेम जैसे हमने इससे पहले किया था, वहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। इनफैक्ट जो कैलकुलेट करना है वो भी एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए वही सेम चीज़। अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं बताऊंगी कि भाई हर 100 ग्राम में, हर 100 ग्राम में 4.07 ग्राम्स आपका हाइड्रोजन है, इतने ग्राम्स आपका कार्बन है और इतने ग्राम्स, बस परसेंटेज को आपको ग्राम्स में चेंज करना है। यही आपका हो जाएगा क्या, गिवन मास। मोल्स निकालने के लिए हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो जैसे कार्बन ले लिया है हमने, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले लिया है और हमने ले लिया है क्लोरीन। तो देखिए कार्बन कितना है हमारा 24.27 और हाइड्रोजन कितना है 4.07 और क्लोरीन कितना है 71.65। ठीक है, अब इन सब को, ये सारे क्या है हमारे गिवन मासेस है, ग्राम्स है ये सारे के सारे, इन सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना है हमें मोलर मास से। तो कार्बन का मोलर मास मतलब एक मोल का मास कितना होगा 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, 35.5। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करिए भाई, कार्बन, अब देखिए ये 12 है, 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं 24 को, तो ये लगभग कितना आ जाएगा हमारा 2। अप्रॉक्सीमेट निकालना है, ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली डेसिमल्स में निकालो, नहीं, अप्रॉक्सीमेट आपको रेशियो निकालना है। तो ये कितना आ गया हमारा 2, ये कितना आ गया हमारा 4 अप्रॉक्सीमेटली, और ये कितना आ गया है हमारा ये भी हमारा आ जाएगा 2। 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा वही रेशियो आ जाएगा। इसको और शॉर्ट, भाई हमको लोएस्ट रेशियो चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए, तो हम क्या कर लेंगे 1 to 1, ये आ गया है हमारा लोएस्ट रेशियो। यानी कि C1H2
H2Cl1, ये हो गया है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा आ गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए मुझे इसको किसी एक नंबर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो ज़रा निकालते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या आया है, C1H2Cl1, C1H2Cl1। तो भाई कार्बन 12 होता है +2 + 35.5, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35 6 7 49.5, तो ये आ गया आपका 49.5 ग्राम्स। ये एम्पेरिकल मास आया है। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है 98.96। ठीक है, तो हमें फैक्टर निकालना है x, जिससे हम मल्टीप्लाई करें एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने ले लिया है x, ऊपर लिखते हैं हम मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड कर देते हैं एम्पेरिकल मास से। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। देखिए ये आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना 49.5 को अगर मैं 49.5 का मतलब क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट 50, और 98.96 का मतलब क्या हो, अप्रॉक्सीमेट 100। तो ये आप जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, विच कैन बी टेकन एज 2। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने कितनी ले ली है, 2। यहाँ पे सारा काम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होगा, हमको होल नंबर्स में निकालना है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब हम क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, C2H4Cl2। ठीक है, ये आपका आ गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 ग्राम्स ऑफ कॉपर क्लोराइड कंटेन इतने ग्राम्स ऑफ कॉपर और इतने ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मास परसेंटेज। यहाँ पर मास परसेंटेज हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करें, हम मास परसेंटेज निकाल लें। अब मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, मास परसेंटेज निकालना तो हमने सीखा है, गिवन मास उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास मुझे दिया हुआ है 4 ग्राम्स और उस एलिमेंट का मास भी दिया हुआ है 1.890, ये कॉपर का है, और 2.110 ये हमारा क्लोरीन का है। तो ज़रा कॉपर का मास परसेंटेज निकाल लें। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, 1.890 डिवाइडेड बाय 4 into 100। ठीक है, into 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अराउंड 47.3% आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम मास परसेंटेज निकालेंगे किसका, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन निकाला तो ये कितना हो गया, 2.110 डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारा कितना है, 4। क्लोरीन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 into 100। ठीक है, into 100, सो दिस विल कम आउट टू बी 52.7। ठीक है, वैसे भी आप ये एक निकल गया तो 100 में से माइनस करके दूसरा तो निकाल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो 100 में से माइनस कर लीजिए। आई थिंक 100 में से माइनस करना ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, बट इस तरीके से निकालने में आपको मास परसेंटेज निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमें मास परसेंटेज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल जैसा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला करते थे वैसे निकाल लेंगे। तो ज़रा कॉपर का देखो, यहाँ मैं लिख रही हूँ कॉपर और यहाँ मैं लिख रही हूँ क्लोरीन। तो ज़रा कॉपर का देखिए, कॉपर का 47.3, यही हमारा क्या हो जाएगा ग्राम्स में, गिवन मास, ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा हमारा क्लोरीन विच इज़ 52.7, दिस डिवाइडेड बाय। क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5, और कॉपर का मास होता है 63.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 0.74
ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.48। ठीक है, तो ये रेशियो में तो आया नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो में वैल्यू नहीं आती है लोएस्ट रेशियो में, तो हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे दोनों में छोटा नंबर कौन है, ये हम दोनों को इससे डिवाइड कर देंगे, 0.74 डिवाइडेड बाई 0.74, तो ये हमारा आ गया है 1। और ज़रा देखो इसको एग्जैक्टली ये क्या है, डबल है इसका, तो ये क्या आ गया, वैल्यू 2। रेशियो कितनी आ गई, 1:2, यानी कि CuCl2। ये हमारा क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या निकालना था, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना था। वैसे भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, बिकॉज बिना इसके हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, लेकिन मैंने इसको स्पेशली अलग से पिकअप इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे वेपर डेंसिटी की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर वेपर डेंसिटी की बात हो रही है। ज़रा देखें वेपर डेंसिटी में का मतलब क्या है, क्यों वेपर डेंसिटी अलग से, और कैसे उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें कार्बन दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, और बचा हुआ उसने बता दिया कि ऑक्सीजन का है। ठीक है, यानी कि अभी हम कार्बन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, हम 100 में से माइनस कर देंगे दोनों को ऐड करके, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ज़रा निकाल लें, और उसके बाद पहले हम निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, उसके बाद हम वेपर डेंसिटी यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, जो कि हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए, तो भाई 100 ऑक्सीजन का निकालना है ना, तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 57.8 प्लस 3.6 को। ठीक है, तो अब ज़रा इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है आपका 100 माइनस ये हो जाएगा एक सेकेंड 14,171 61.4, तो ये आ जाएगा 38.6 ग्राम्स परसेंट। फ़िलहाल तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो ये आ गया है ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, ये आ गया है हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज। चलिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा आ गया है 38.6। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बन, यहाँ लिख रही हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ लिख रहे हैं हम ऑक्सीजन। तो कार्बन का परसेंटेज 57.8, हाइड्रोजन का परसेंटेज 3.6 एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.6। अब ज़रा इसको मिटा दें, क्योंकि अब हमारे ये किसी काम का नहीं है, फालतू स्पेस लेगा बस। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारी क्या है, गिवन मासेस, इन सबको हम परसेंटेज हटा के क्या लिख देते हैं, ग्राम्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, गिवन मास। मोलर मास निकालने, मोलर मास से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स। तो मोलर मास से डिवाइड, कार्बन को डिवाइड कर देना है 12 से, हाइड्रोजन को 1 से, और ऑक्सीजन को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। अब देखिए, ये वैल्यू हमारी आ जाती है 12 इंटू 4 से करते हैं तो हमारा 48 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच का है, तो ये 4.82 आपका आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 3.6 ही रहेगा, और ये भी आ जाएगा आपका 2.41। ठीक है, 16 38.6 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, ये आ जाएगा 2.41। ऑलराइट, अब हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब होल नंबर्स में ना आए रेशियो, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वाला होता है उससे हम सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो सबसे छोटा वाला है 2.41, इसको हम डिवाइड कर देंगे सबसे, 2.41। अब देखिए, ये तो एग्जैक्टली डबल है। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 आ गया यहाँ पर। ये आपका, अच्छा, ये आ जाएगा 1। इसको ज़रा देखें, ये आएगा हमारा 1.5। ठीक है, ये 1.5 आ गया। अब यहाँ पर अभी भी हमें क्या है, रेशियो एग्जैक्टली नहीं आया है। तो एक मतलब होल नंबर्स रेशियो, लोएस्ट होल नंबर रेशियो में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, इस सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि आपने तो कहा था कि मतलब होल नंबर में ना आए तो डिवाइड करिए,
अगर हम डिवाइड करते भी हैं तो इन सब में छोटा कौन है, 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम चीज़ तो आ जाएगी, तो करने को कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये हो गया है 4 और ये हो गया 3, ये हो गया है 2। लोएस्ट रेशियो तो अभी भी आ ही रही है ना, हमें लोएस्ट रेशियो से मतलब है। यानी कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C4H3O2। ये आ गया है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला C4H3O2। अब हमको क्या करना है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मुझे वो फैक्टर x चाहिए जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं। x फैक्टर निकालने के लिए मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास तो मैं इसका निकाल सकती हूँ ना, एम्पेरिकल फार्मूला है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 12 × 4 + 3 + 16 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 48 + 3 + 32, ये आ जाता है आपका 83 ग्राम्स। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 83 ग्राम्स। अब बात आती है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास जो है वो डबल होता है वेपर डेंसिटी के। तो वेपर डेंसिटी मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं पहले लिख लेती हूँ। वेपर डेंसिटी 2 × वेपर डेंसिटी अगर हम करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। तो वेपर डेंसिटी मुझे कितना दिया गया है, 83। तो मैं क्या लिखती हूँ, 2 × 83। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, हमें x निकालना है। x का मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 2 × 83 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास कितना आया, 83। तो आंसर आ गया हमारा 2। आंसर मतलब कि x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, ताकि मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकूं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अब क्या हो जाएगा, C8H6O4। ठीक है, ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप कर लीजिएगा। तो एक तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला काफ़ी अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला समझ में आ गया होगा, और अगर हाँ तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एक लाइक तो बनता है, हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।